नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बिहार की सड़क यात्रा में हमने बिहार के अनसुने अनसुलझे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की और आखिरकार बिहार की राजनीति इन दिनों किस हद तक पहुंच गई है, यही बताने और समझाने की कोशिश हमारी लगातार बिहार से थी। और बिहार की सड़क यात्रा में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार बीजेपी ने प्रदर्शन किया राज्य सरकार के खिलाफ, और जिस तरीके से विजय सिंह जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई पुलिस के द्वारा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त आदित्य शंकर प्रसाद जी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पेशे से वकील हैं, आप बीजेपी बिहार के नेता हैं और नव चेतना बिहार के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल नेशन लाइव में स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पिछले दिनों बिहार में घटना हुई, जिस तरीके से स्थानीय कार्यकर्ता की मौत हुई, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या फिर से जंगल राज की वापसी हो चुकी है नीतीश सरकार में? बहुत आश्चर्य की बात है उपाध्याय जी। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी जेपी आंदोलन से। जेपी आंदोलन का मूल सार क्या था? इंदिरा गांधी की तानाशाही। और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जो विरोध करने का कार्य उन लोगों ने शुरू किया था और बिहार में और देश में एक राजनीतिक क्रांति लाने की बात कही थी। अब 2023 आ गया है, ये बात है 1975 की। अब 2023 आ गया है। लगभग 50 सालों में जेपी के सिपाही की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि वो खुद जिस चीज़ के लिए प्रदर्शन करते थे वो खुद बन रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये बिहार के लिए काला दिन है कि नहीं? एक सामान्य प्रदर्शन था, भाजपा के कार्यकर्ता पैदल सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे विधानसभा तक अपनी बात को रखने के लिए। पुलिस की घेराबंदी की गई। पुलिस की घेराबंदी इस प्रकार से की गई कि बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी स्टॉपेज के सीधा तड़ातड़ लाठी बरसाया गया, तड़ातड़। और मुझे दुख इस बात का है सबसे ज़्यादा कि ये सारे मेरे जितने भी साथी हैं, जितने में कलीग्स हैं, ये सब इनके साथ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ। लेकिन सर, आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की मौत हुई, बीजेपी की तरफ से आरोप यह है कि जानबूझकर जो है तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार कह रही है कि राज्य में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश हो रही थी बीजेपी से, इसलिए लाठीचार्ज करना जरूरी हो गया था। शांति व्यवस्था थी? बिल्कुल गलत, बेबुनियाद बात है। झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार, झूठ बोल रही है उनकी सरकार। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और यह प्रदर्शन बहुत दिनों से ये तैयारी इसकी हो रही थी कि हम एक शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा से के तरफ मार्च करेंगे। और मार्च करने के बाद पटना में जो डाकबंगला चौराहा है, डाकबंगला चौराहा में पुलिस का पूरा मतलब अस्त्र शस्त्र तंत्र, पूरा जो है तंत्र जो है उसको वहाँ खड़ा कर दिया गया। और सरासर मतलब जैसे जो बिहारी भाषा में बोलते हैं, लाठी पिलावन तेल पिलावन लाठी भांजना, इस तरह से लाठी भांजा गया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर 70 लाठियाँ उनके सर पे पड़ी हैं, पीठ पे पड़ी है। हमारे एक वरिष्ठ सांसद हैं, वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनको इतना बर्बरता से पीटा गया, विधायकों को पीटा गया, सांसदों को पीटा गया, कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अब और क्या चाहिए आपको? क्या आज के तारीख में डेमोक्रेसी में डिसेंट का कोई या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई हक नहीं है? क्या इस देश में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 मर चुका है? संविधान की मूल्य धाराएं मर चुकी हैं? या बिहार में तानाशाही इतने चरम पर आ चुकी है कि पलटी मारते मारते आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुनना छोड़ दिए हैं? कि जिनके साथ आप 15 साल सरकार में थे, आज वो आपको गुंडे और क्रिमिनल दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर भी तो आरोप यही लग रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बिहार में ट्विटर तक ही सीमित हैं। अगर कार्यकर्ताओं की मौत चाहे वह बिहार में हो, बंगाल में हो, लेकिन बीजेपी जो है स्थानीय तौर पे कुछ नहीं कर रही है। आप लोगों ने क्या किया अब तक? आपके कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है। उपाध्याय जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो स्थानीय नेता हैं
हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट भैया, जी सम्राट चौधरी जी, जी वो बहुत ही मतलब अग्रेसिव और बहुत ही मेहनत करके पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी और आप देखिए कि पहले की जो भारतीय जनता पार्टी में जो एटीट्यूड में जो बदलाव आया है, बिकॉज हम लोग अपने संकल्प में बहुत ही प्रतिबद्ध हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार में भाजपा सरकार बनानी है और उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ना बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कोई अलायंस करेगी। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सुशील मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, रविशंकर प्रसाद जी हों, सब ने कहा है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अब नहीं जाएगी। लेकिन क्यों आप लोग नहीं, अब बीजेपी जो है बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ में जाना चाहती है? उनके साथ? आज जो बिहार का बंटाधार हो गया है, इतने वर्षों से आप 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आप गरीब राज्य का ढोल पीट रहे हैं। आपने 20 साल में क्या किया? और कुछ हमारे जो विरोधी लोग हैं वो बोलेंगे कि भाजपा भी तो सरकार में थी, लेकिन भाजपा सरकार में थी, ये बात सही है, लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग वो तो सीएम के हाथ में था। जब रविशंकर प्रसाद जी देश के केंद्रीय मंत्री थे, आईटी मिनिस्टर थे, मैं आपको बताऊं उपाध्याय जी, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे अपने दर्शकों को बताऊं कि बिहार में रविशंकर प्रसाद जी ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाइन अप कर दिया था। एंड आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग दिस, और ये उनका बयान भी, आप बयान उठा के देख लीजिए। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रविशंकर प्रसाद जी ने बिहार के लिए तय किया था, जिसमें सोनी, एलजी, सैमसंग, सब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हो गए थे। यही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आया ना पटना में, उसने बड़ा ऑफिस खोला अपना। तो एक प्रोसेस जो है बिहार में केंद्र सरकार द्वारा शुरू हो गया था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? नीतीश कुमार जी ने जमीन नहीं दी, बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया, क्योंकि अगर जमीन देते तो भाजपा का नाम हो जाता, नौकरी लगती तो भाजपा का कार्यकर्ता उसमें काम करता, बिहार की जनता काम करती। तो इससे किसको परेशानी होती? नीतीश कुमार जी को परेशानी होती, नीतीश कुमार जी के पार्टी को परेशानी होती। तो इस प्रकार से सिस्टमैटिकली बिहार को डिरेल करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, और उनके राजनीतिक संन्यास का समय अब आ चुका है। लेकिन आपसे ये सवाल यही हमेशा बन रहा है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा जो है बिहार में बहाई है, लेकिन उनका आरोप है कि देश में जो है बिहार को बाकी अन्य राज्यों की तुलना में एक उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। वहाँ के जो आरजेडी सांसद हैं या जो फिर जेडीयू के सांसद हैं, ये उनका आरोप है। उस पर क्या कहना है आपका? उपाध्याय जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप तो राजनीति को काफ़ी लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। भाजपा कितने साल बिहार में अपने दम पे रही है सत्ता में? और लालू जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी कितने साल मुख्यमंत्री रहे? जरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और इस ट्रैक रिकॉर्ड में बिहार का कितना औद्योगिकरण हुआ है और किस तरह का उद्योग बिहार में फला फूला है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये देश की जनता भी जानती है। तो इस प्रकार से भ्रमित करने का काम नहीं करें। जब आप एनडीए के साथ थे, एक कंस्ट्रक्टिव अलायंस को आगे बढ़ाने का जब आपको वक्त और मौका ने आपको नज़ाकत दी, आपने उसको गला दबा के कुचल दिया, आपने बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिया। और जब भाजपा बिहार के लिए कटिबद्ध रूप से काम करने के लिए, यही नीतीश कुमार जी थे ना जो तेजस्वी जी के उस पे प्रॉमिस पे खड़े रहते थे कि 10 लाख नौकरी हम देंगे सरकार में आने के पहले। आपको याद होगा, चुनाव में इनका वादा था। और उसके बाद जब आए तो क्या बोले? 10 लाख नौकरी एक दिन में होता है जी। तो ये इस तरह का तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये क्या बात करते हैं देश को बचाने की, ऑपोजिशन में यूनिटी लाने की? इनकी राजनीति ही हॉलो है, इनकी राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। और अब बिहार की जनता बैठने वाली नहीं है। शराबबंदी का कानून आप लाए, शराबबंदी के कारण आपने 100 ml के लिए झूठे झूठे लोग को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। आज मैं आपको बताऊं उपाध्याय जी, मैं वकील हूं और पटना में भी प्रैक्टिस करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ। मैं वहां पे मैंने कितने लोग का बेल कराया है। आज हाई कोर्ट में ये हालत है कि कम से कम 15 कोर्ट जो है खाली शराब का बेल देते हैं। मतलब हाई कोर्ट का काम रिट सुनना, बाकी केस सुनना नहीं है, बेल देना है शराब में। और पूरा हाई कोर्ट का सिस्टम इतना जाम हो चुका है। ये तो इनका कानून है। और ऊपर से बिहार में जो अवैध बिक्री होती है शराब की, जिसमें लोग शराब पी के मर रहे हैं, जो जाली शराब बनती है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते नीतीश कुमार? आपने स्टेट को एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू को डिप्राइव किया विदाउट गिविंग एन ऑल्टरनेटिव। तो जब तक आपने एक ऑल्टरनेटिव, मतलब आपने एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, इकोनॉमी है नहीं। बिहार को आप बंधुआ मजदूर की फैक्ट्री बनाने का काम कर रहे हैं। हर जगह हम लोग मजदूरी एक्सपोर्ट करते हैं।
तो बिहार में जब मजदूरी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रहा, तो किस प्रकार का सुशासन है आपका? सुशासन नहीं, कुशासन है। आपको लगता है कि क्यों नीतीश कुमार सरकार में आज भी बिहार पिछड़ा क्यों रहा और क्यों जनता उन्हीं को चुन रही है? उनसे मुक्ति क्यों नहीं आप लोग दिला पा रहे हैं या बीजेपी दिला पा रही है? क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की राजनीति को कुछ पार्टियों ने जात पात में बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हमारा विकास समावेशी होता है, सबको साथ लेके चलने का विकास होता है। आप देखिए कुछ दिन से मोदी जी बोल रहे हैं ना पसमंदा मुसलमान के बारे में। ये तो मुसलमानों के मसीहा थे। इन्होंने क्या काम किया बिहार के मुसलमानों के लिए? क्यों बिहार का मुसलमान आज भी पिछड़ा है? क्यों बिहार में टेररिस्ट रेड्स हो रही हैं? क्यों बिहार में इलीगल एक्टिविटी हो रही है? क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा? एनआईए क्यों छापा मार रहा है पटना में? 20 साल तो आप सत्ता में थे, आपने क्यों मुसलमानों के लिए, क्यों मोदी जी स्किल की बात कर रहे हैं? क्यों मोदी जी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? क्यों मोदी जी समावेशी विकास की बात कर रहे हैं? एक जो मजबूत सरकार का जो एक तत्वधान होता है, आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक आम नागरिक कितना सुरक्षित है। आपको याद होगा कि 14 के पहले देश में कहीं भी बम धमाके हो जाते थे, कहीं भी ट्रेन में आपको बम फट जाता था, लाखों लाख लोग मर जाते थे। आज आपको ऐसा भारत दिखता है कहीं? पूरे देश में मोदी जी के गवर्नेंस मॉडल की, दुनिया में मोदी जी के गवर्नेंस मॉडल की तारीफ हो रही है। तो नीतीश कुमार जी तो मोदी जी के बराबर के मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बोलते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बोलते हैं तो बिहार का जो सबसे पिछड़ा समाज है उसको मजबूत क्यों नहीं कर पाए? 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आप गरीबी का ढोल पीट रहे हैं। तो कौन सा गवर्नेंस है आपका? कौन सा सुशासन है? कौन सा विकास है? आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है। हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन है कि नरेंद्र मोदी जी का गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको हम लोग बिहार में रेप्लिकेट करेंगे, समावेशी विकास करेंगे। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, बाकी धर्मों को, सबको साथ लेके चलेंगे। बिहार में जात पात की राजनीति खत्म करेंगे, समावेशी विकास करेंगे, कलेक्टिव गवर्नेंस में काम करेंगे। बिहार की राजनीति की बात करें, हम पिछले दिनों जब बिहार में थे वहाँ पर आप अगर स्थानीय तौर पे देखें वहाँ पर लोगों को मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर हायर कर दिया गया, जरूर अपग्रेड कर दिया गया है स्कूल को, 8 थे 10 कर दिया गया, 12 कर दिया गया है, लेकिन टीचर उस स्तर के नहीं है। लेकिन ज़मीनी तौर पे कहाँ दिख रही है कि कमजोरी, क्यों उसको आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, या बिहार में सत्ता परिवर्तन करने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या देखिए, सत्ता परिवर्तन सबसे पहले उपाध्याय जी एक दिन में नहीं होता। ये कंसिस्टेंट प्रोग्रेस है। सत्ता परिवर्तन तब होता है जब आप एक कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन के साथ काम करते हैं। हमारा कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन है कि बिहार बीजेपी को एक मजबूत स्तंभ की तरह डेवलप करना, जिस पर पार्टी काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सुशील मोदी जी हों, रविशंकर प्रसाद जी हों, अश्विनी चौबे जी हों, बाकी नंद किशोर यादव जी हों, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब कलेक्टिव रूप से पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड हैंड्स हु हैव एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस, हु हैव एक्सपीरियंस इन लीडरशिप, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रास रूट्स। और ऐसे जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्लस मोदी जी का अपना एक विजन है ही। तो जो मोदी जी का विजन देश के लिए, आप देखिए भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि नहीं? आज फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं? आप देखिए मोदी जी जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में जा रहे हैं, उन देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिल रहा है कि नहीं? ठीक है। तो जब लेकिन आरोप यही लग रहे हैं मोदी सरकार पर, जिस तरीके से 9 साल को प्रमोट किया जा रहा है, केंद्र सरकार अपने कामों को गिना रहा है। जाहिर सी बात है, देश में जिस तरीके से चाहे 35C की बात हो, धारा 370 की बात हो, जिस तरीके से खत्म किया गया है, लेकिन आरोप आप लोगों पर यही लग रहा है कि आप विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डरा के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भी इसीलिए आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आपने छापे का जिक्र अभी किया। तो ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करके डराने की कोशिश हो रही, जो बिहार में भी हुआ, चाहे वो राबड़ी देवी जी के घर पे जिस तरीके से छापा पड़ा, और भी लोगों से पड़ रहा है, तो उसको इस तरीके से भी देख रहा है। तो आप कैसे उस चीज का जवाब दें? देखिए उपाध्याय जी, मैं आपसे बहुत एक बुनियादी बात बोलूँगा। कोई भी छापा तभी पड़ता है जब कोई कानूनी तथ्य अवेलेबल होता है, लॉ एविडेंस पे चलता है। ठीक है, किसने सही किया गलत किया वो एक बात का विषय है।
कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब अपना काम करती है तो एविडेंस के बेसिस पे करती है। अगर उसको तथ्य नहीं होगा तो वह रेड नहीं करेगी। द लॉ सेज दैट देयर हैज टू बी सम क्रेडिबल एविडेंस टू डिटरमिन द नेचर ऑफ एन ऑफेंस। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो सिमिलरली अगर ईडी सीबीआई की बात आप करते हैं तो ईडी सीबीआई अगर किसी को रेड देती है तो वो एक कोर्ट का प्रोसेस है। उसमें बड़े लोग बोलेंगे मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी हैसियत नहीं है बोलने की, लेकिन लॉ का एक सिस्टम है जो एविडेंस पे काम करता है। और अगर एविडेंस होगा, आप देखिए कि जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में जिसमें चार्जशीट फाइल हुआ है तो उसमें सीबीआई को एविडेंस मिला तब ना चार्जशीट फाइल हुआ है। सीबीआई रातों रात तो एविडेंस अपने से जनरेट तो कर नहीं देगी, और वो कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब है। लालू जी चारा घोटाला में जेल गए या जितने भी उनके केसेस चल रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑल कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में जुडिशरी तो निष्पक्ष है। जुडिशरी तो बीजेपी की है नहीं, ना कांग्रेस पार्टी की है, ना नीतीश जी की पार्टी की है, ना लालू जी की पार्टी की है। जज तो जज होते हैं, और जज का काम है कानून को तथ्यों के आधार पर एनालाइज करके प्राइमा फसाई कोई ऑफेंस बन रहा है कि नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं, उसको देख करके आरोप को फ्रेम करना, चार्जशीट फाइल करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, और उस पर ऑर्डर पास करना बहस के बाद। तो ये एक लॉ का प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से ईडी सीबीआई का हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो जो अभी पटना में मीटिंग हुई, जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम नेता आए, तमाम मुख्यमंत्री राज्यों के आए, उनका यही कहना था कि अगर हमें सीबीआई और ईडी के खिलाफ लड़ना है तो लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, हम सभी नेताओं को। तो आपको लग रहा है कि इस देश में, क्या लगता है कि अभी सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है इसलिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, या कुछ और रीजन है इसलिए विपक्ष इकट्ठा? देखिए, इस प्रश्न में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, ठीक है। इसमें बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ, मैं इस तरह की चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगा नहीं। बिकॉज देखिए, कोई भी अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है किसी प्रकार की तो उसमें एक लीगल प्रोसेस होता है, और जिन लोग के खिलाफ सीबीआई ईडी यूज़ हो रहा है उसमें एक लॉ का प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी प्रोसेस पूरा जब होता है तो उसमें कोर्ट की जो कार्रवाई होती है, कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, कोर्ट की जो जजमेंट पास होती है, उसके बाद में उसको पढ़ के ज़रूर उस पर बात कर सकता हूँ। सो दैट इज़ अ सेपरेट इशू, बट अभी मैं वर्तमान रूप से इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। महागठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पटना में मीटिंग हुई, तमाम नेता आए, राहुल गांधी आए, अरविंद केजरीवाल आए, स्टालिन साहब आए, कैसे देख रहे हैं पूरे, और 2024 में क्या रहेगा? महागठबंधन जो है वो महागठबंधन है भी कि नहीं, ये सवाल है ना। महागठबंधन जो है उपाध्याय जी, गठबंधन है कि भी नहीं, ये सबसे बेसिक सवाल है। कभी केजरीवाल जी नहीं आते हैं, कभी ममता जी मुंह फुला लेती हैं, कभी केसीआर बोलते हैं कि हम अपना सेपरेट फ्रंट चलाएंगे बीजेपी के खिलाफ, कभी आपको जो बाकी नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू जो है, पहले बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, आज भाजपा के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। तो ये महागठबंधन नहीं, ये महागड़बड़ बंधन है। इसमें गड़बड़ी बहुत है। तो पहले ये गड़बड़ी खुद तय कर ले कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कि ममता जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कि अखिलेश यादव पीएम बनेंगे, कि अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे, कि केसीआर जी बनेंगे। तो पहले ये तो तय हो जाए कि स्टालिन जी बनेंगे। हु विल बी द पीएम कैंडिडेट इन 2024 और 24 में बीजेपी में देखिए, हमारा नेता साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा काम साफ है, हमारा मत साफ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से गठबंधन जो है इकट्ठा हो रहा है उसका असर 2024 में दिखा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस बात पर हल्ला बोल रहे हैं कि देश में जो है विकास नहीं हो रहा, सिर्फ प्रचार किया जा रहा है बीजेपी और प्रधानमंत्री के द्वारा। ये आरोप लग रहे हैं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सब का। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि हम दिल्ली में फ्लड्स को मैनेज करने के लिए तैयार हैं। क्या हाल है? हाँ। आपका ऑफिस उधर ही है ना, नोएडा में। देख लीजिए क्या हाल है। सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया, आईटीओ डूब गया, रिंग रोड डूब गया। कौन सा गवर्नेंस, कहाँ का गवर्नेंस? पंजाब की हालत देखिए आप, इन्हीं की पार्टी की सरकार है ना, किस तरह से वहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे आपको जो खालिस्तान मूवमेंट है वो वहाँ पे कितना जोर पकड़ चुका है पंजाब में। और उसमें भी सरकार को कार्रवाई करने के लिए उनको अमित शाह जी की ही मदद लेनी पड़ रही है।
लेकिन वो तो आरोप यही लगा रहे हैं कि हरियाणा से जो है इनको जो है निर्देश दिया जा रहा है, इसलिए वहां पे रोका। आप मुझे ये बताइए कि 15 से तो आप दिल्ली की सरकार में है ना, आपने मोदी जी को गाली देने के सिवाय क्या काम किया? आप मुझे ब्यौरा दीजिए। आपके एजुकेशन मंत्री जेल में, आपके हेल्थ मिनिस्टर जेल में, आपके 2-3 नेता जेल में, और जो नेता काम करने वाले हैं उनको आपने बाहर कर दिया। आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिन लोगों ने आपका संघर्ष में साथ दिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आपका मूवमेंट था, आधे बड़े बड़े तो आपको छोड़ के चले गए। वो तो आपकी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी पे डाउट लगाते हैं। तो कहाँ, कौन सी क्रेडिबिलिटी है आपकी? वेयर इज द क्रेडिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी डे यू आर अब्यूजिंग मोदी जी फॉर वर्किंग फॉर इंडिया? तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से विदेशों में सम्मान हो रहा है, या जिस तरीके से उनकी ख्याति हो रही है, बॉस उनको कहा जा रहा है, शायद इसलिए विपक्ष परेशान है, इसलिए आरोप ये सब लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये कोई मोदी जी अपने शौक से नहीं पा रहे हैं, ये उनका काम बोल रहा है। मोदी जी इज अ डेडिकेटेड, फोकस्ड एंड अ वेरी प्रिंसिपल्ड लीडर एज फार एज इंडियाज राइज इज कंसर्न्ड। इट्स अ वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। नरेंद्र मोदी जी भारत की छवि के लिए काम कर रहे हैं, देश के जिसको क्या कहते हैं साख को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, कोरोना में राहुल गांधी ने सारे वैक्सीन का मजाक उड़ाया। आज वही न्यू पापुआ गिना के जो प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी जी का पैर छुए कि नहीं छुए? ये मोदी जी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, आज लिटरली भीख मांगने के कगार पे आ गया है। पूरे दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चल के मोदी जी से मिलने आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुरीद हैं। अब इमैनुअल मैक्रोन भी मोदी जी के मुरीद हो गए हैं। आप एक चीज़ देखिए, जितने भी मुसलमान देश हैं पूरी दुनिया के, जो टेक्निकली आइडली दे शुड हैव बीन विद पाकिस्तान, क्यों भारत का समर्थन कर रहे हैं? क्यों भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सऊदी अरब ने कहा कि वो कश्मीर में पैसे लगाएगा, होटल बनाएगा। क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये है मोदी जी की डिप्लोमेसी की ताकत, ये उनकी मेहनत की ताकत है। और जिस कंसिस्टेंट एफर्ट से वो भारत को उठाने का काम कर रहे हैं, देखिए विरोध करना राजनीतिक हक है। ठीक है, मैं भले आपके मुंह पे 100 चीजें बोलूं, ठीक है, लेकिन सच्चाई मुझे भी पता है। कोई भी विपक्ष का नेता दिल से ये बात जानता है कि ये आदमी देश के लिए काम कर रहा है। वरना क्यों कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? क्यों बाकी पार्टियों के लोग भाजपा के लिए सदस्य बनने के लिए छटपटाए हुए हैं? कुछ तो दिख रहा है ना उनको बीजेपी में, कुछ तो दिख रहा है ना उनको मोदी जी के नेतृत्व में, कुछ तो दिख रहा है ना उनको अमित शाह के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो दैट इज द पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट टू रेज द बैरोमीटर ऑफ गवर्नेंस विच मोदी जी इज डूइंग, विच द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग। आप देखिए, आतंकवादी धमाके हुए देश में, 9 साल में धमाके हुए। पॉलिसी इश्यूज पे आप मोदी जी से डिफर कर सकते हैं, देयर आई अंडरस्टैंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज पे आप डिफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक जो भारत का आर्किटेक्चर है, आप हिंदू मुसलमान को लेके आप हल्ला कर सकते हैं, वो भी हम समझ सकते हैं, उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है भारत के इकोसिस्टम का, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम का, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, आपको जो मेक इन इंडिया का जो मोदी जी कॉन्सेप्ट लाए थे, उसके बाद आपको आयुष्मान भारत, क्या नॉवेल आइडियाज हैं ये। आपको लगता है जन औषधि योजना में सस्ती सस्ती दवाइयां आपको मिल रही हैं, तो काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं ना। कोई देश की जनता मतलब उस देश की जनता को समझदारी है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और आपका क्या कहते हैं कि आप जाते हैं बाहर तो आप सारा आपका इवेंट कोरियोग्राफ्ड होता है ना, ये कहते हैं। मुझे आप ये बताइए, इतने सारे भारतीय समुदाय के लोग ऐसे ही चले आएंगे, ऐसे ही भारत माता के नारे लगाएंगे, ऐसे ही मोदी जी के नारे लगाएंगे? वो उनके काम से इम्प्रेस्ड हैं, वो उनके काम करने के तरीके से इम्प्रेस्ड हैं। उनका भारत में जो भारत के प्रति जो उनका लगाव है, जो भारत के प्रति उनका जो मतलब जिस प्रकार से मोदी जी पैशनेट तरीके से इंडिया को राइज कराने में लगे हुए हैं, उनकी राजनीति से लोग डिफर कर सकते हैं, बट नोबडी कैन डाउट हिज इंटेंशन टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज व्हाट पीपल अप्रिशिएट इन द एंड ऑफ द डे। लोग को पता है कि ये आदमी हमारे लिए काम करता है तो हम उसको वोट देंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर पिछले 9 साल का जो 2014 से अभी तक का सफ़र रहा है बीजेपी का प्रधानमंत्री के रूप में, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप 2024 में रखेंगे और जिसके आधार पर जनता 2024 में फिर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुने? मैं इस इशू को हेड ऑन टैकल करूंगा। ऑपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलता है,
सरकारी नौकरी एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। ये लोग भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। इनकी भी विपक्ष में सरकार, विपक्ष की भी सरकारें हैं अपने अपने राज्यों में, भाजपा की भी सरकारें हैं, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से मोदी जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं कि नहीं। गडकरी जी सड़क बनवाते हैं, ठीक है, NHAI की इतनी बड़ी बड़ी जो सड़कें बनती हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर होता है, उसमें वर्क ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होता है उसमें लोग ग्राउंड पे काम करते हैं कि नहीं। अभी मैं रिसेंटली जयपुर गया था एक विवाह में, तो मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिया, गुड़गांव से सोना रोड से हम चढ़े, क्या सड़क है, अमेरिका के बराबर की सड़क है। आप जाके देखिए कभी, मैं तो वीडियो मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको भी हाथों हाथ, ये देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह का काम हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन में भारत इतना शानदार काम कर रहा है कि जिसका कुछ जो कभी मतलब भारत के इतिहास में मतलब पैरेलल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसी सड़क चल रही है। ये कहाँ काम हो रहा है, ये भारत में ही काम हो रहा है ना, किसके नेतृत्व में काम हो रहा है। इस तरह की सड़क आपने सोची थी कि ऐसे आप मुंबई चले जाएगा दिल्ली से 8 से 9 घंटे में। तो देखिए काम बिल्कुल हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए कुछ लोग उलूल जुलूल बातें करते हैं, उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, ख़त्म हो गई बात। भाई अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनकी राजनीति चलेगी नहीं। विरोध करने का मकसद हो तो बस विरोध करिए, भले चाहे देश के खिलाफ जाना चाहे। आप एक चीज़ बताइए, मैं ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर ही बात कर रहा हूँ। मोदी जी जब देश के बाहर जाते हैं तो भारत की क्या छवि कर्मे होती है, और उसका काउंटर देखिए, जब राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं तो भारत की क्या छवि कर्मे होती है। जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। राहुल गांधी जी अपने देश को ही गाली दे रहे हैं कि वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, और वही NRI मोदी जी के लिए ताली बजा रहे हैं। तो या तो लोग जो हैं उनकी समझदारी सही है कि नहीं है, या जो हमारे नेता हैं उनकी समझदारी सही है कि नहीं है। तो एक पॉपुलैरिटी एक लीडर की है तो उसके काम से है ना भैया। जो आदमी काम नहीं करेगा तो कैसे बड़ा नेता बन जाएगा। ठीक है, वापस हम आप केंद्र सरकार से बिहार की राजनीति पे वापसी करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, बिहार में जो कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से हत्या हुई अभी विजय सिंह की, जिस तरीके से बंगाल में हत्या होती है जब चुनाव हो रहे हैं, आप लोग कार्यकर्ताओं की मौत पर ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगों को चुप हैं, बीजेपी चुप है? वहाँ पर जैसे जब बंगाल में हत्या जिस तरीके से होती है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग होती है, लेकिन आप लोग चुप हैं। इसका थोड़ा सा जो है कहीं न कहीं रोष दिख रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आपको मैं अभी अपने फेसबुक पे दिखाता हूँ कि अभी सम्राट चौधरी जी ने अपने के नेतृत्व में, ठीक है, वो मेरे पास फ़ोटो नहीं है, देखिए आक्रोश मार्च हुआ है कल शांति से, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि देखिए भाजपा काम नहीं कर रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा काम चल रहा है, हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं, देखिए धरना पे बैठे हुए, ये देखिए, ठीक है। मैं भी आज पटना जा रहा हूँ, मैं भी कार्यकर्ताओं से मिलने जाऊँगा, और हमारे जितने भी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो घायल हुए हैं, सबसे मिलूंगा। कार्यकर्ताओं की मौत ना हो ऐसे प्रदर्शन में क्या आपके पास विकल्प? देखिए विकल्प कुछ नहीं है। विकल्प तो हत्यारा कौन है इसमें? मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होनी चाहिए जी? पुलिस का डंडा किस पे पड़ा था? हम तो नहीं मानने गए थे पुलिस को, ना भाजपा के कार्यकर्ता ने किसी प्रकार का उपद्रव किया, शीशा तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, लाठी मतलब किसी को मतलब धक्का मुक्की की कुछ किया। वो तो जब मार पिटाई शुरू हुई तब तो लोग भागे। अब किसी को आप सर पे 70 ब्लो मार दीजिएगा तो ऐसे ही होश खो देगा। जब वाई कैटेगरी के सांसद पिट रहे हैं, सिटिंग विधायक पिट रहे हैं, एमएलसी पिट रहे हैं, संजय पासवान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अभी आज के तारीख में भाजपा के एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में, आप देखिए कैसे धक्का मुक्की हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये नीतीश कुमार जी की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, निहत्थे लोग को पिटवाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और उनका समय अब 2025 में जाने वाला है। 2025 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2025 में बिहार बीजेपी के पास ऐसे कौन से 5 मुख्यतः मुद्दे हैं? क्योंकि जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है, आप भी इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन टैकल किस तरीके से करेंगे और 2025 में किस तरीके से उनको हरा पाएंगे, ये साफ नहीं हो पा रहा। और बीजेपी का चेहरा कौन होगा? ये देखिए जी,
ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसे होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा लोकतंत्र है बताइए? ऐसे देखिए, ये मतलब बताइए, एक मतलब इस तरह से बिहार पुलिस लिटरली खदेड़ रही है एक फॉर्मर मिनिस्टर को, खदेड़ रही है। देखिए, तो आपको लगता है कि जंगल राज की वापसी हो गई है? जंगल राज से ज्यादा है ये लठमार राज है। जंगल राज नहीं है, ये लठमार राज है कि जब प्रदेश में शांति कायम है, राजनीतिक स्तर पे भी एक प्रॉपर एक प्रदर्शन हो रहा है। जी। अगर मैं आपके पॉलिसी से सहमत नहीं हूं, मैं आपके राजनीतिक अस्तित्व से सहमत नहीं हूं, तो मैं आपके खिलाफ विरोध कर रहा हूं, तो आप हमको लाठी डंडा से पिटवा दीजिएगा। ये क्या राउलेट एक्ट है? ये क्या जलियांवाला बाग है? क्या हम लोग आज़ाद भारत में जिंदा नहीं हैं? तो क्यों इस तरह की हरकत हुई है? और आप मुख्यमंत्री होके अपने प्रदेशवासियों को ही पिटवाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यू हैव लॉस्ट ऑल मॉरल राइट टू गवर्न द स्टेट। हाउ कैन यू गेट योर ओन पीपल बीटन अप जस्ट बिकॉज दे आर आइडियोलॉजिकली डिफरिंग विथ यू? तो ये इस तरह की डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी की राजनीति अब चल नहीं पाएगी कि एक तरफ आप सुशासन की बात करते हैं और दूसरा अपने सरकारी तंत्र से कुशासन का कार्यक्रम करवाते हैं। ये चलेगा नहीं, अब ये समय जा चुका है। लगता है कि 2025 में इस चीज का जो है असर दिखेगा और सत्ता चेंज होगी? असर क्या दिखेगा? जनता ने मन बना लिया है। आप तो न्यूज चैनल हैं, आप बिहार में सर्वे करिए, देखिए, टटोलिए पब्लिक के मन को जी। आप देखिए। और इस बार हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, जैन क्या, कोई और क्या, सब इस सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। क्योंकि अब नीतीश कुमार जी की राजनीति से कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। जितना एफर्टलेसली इधर आते हैं, उतना एफर्टलेसली उधर चले जाते हैं। तो जिस आदमी की कोई सत्ता को छोड़ के कोई विचारधारा ही नहीं है, तो ऐसा मुख्यमंत्री रखने का फायदा क्या हुआ? कम से कम लालू जी की सामाजिक न्याय की विचारधारा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये लोग सामाजिक न्याय की अगर बात करते हैं तो मैं सामूहिक न्याय की बात करूंगा, कलेक्टिव जस्टिस। ठीक है। कलेक्टिव जस्टिस, ये मेरा ही शब्द कॉइन किया हुआ है। कलेक्टिव जस्टिस बनाम सोशल जस्टिस। ठीक है। सोशल जस्टिस में तुष्टीकरण होता है, कलेक्टिव जस्टिस में सामूहिक विकास होता है, और बिहार को अब सामूहिक विकास की जरूरत है। आपको लगता है कि जो बिहार में जैसे कि चिराग पासवान जी हैं, आप ही की पार्टी से जो है अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं और जो है विकास की बात करते हैं, क्या लगता है युवाओं का कितना अहम रोल रहने वाला है 2025 की राजनीति? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि अब ये जो पीढ़ी जो बिहार को चला रही है, ये पीढ़ी का अब समय राजनीतिक रूप से अब समाप्त होने का आ चुका है। ये आखिरी के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है। आने वाला वक्त बिहार के युवाओं का है। ठीक है। ठीक है। चिराग पासवान जी अपने आप में एक सक्षम नेता हैं, उनके पास एक राजनीतिक विरासत भी है और वो अपनी पार्टी को चला भी रहे हैं। अब उनके चाचा जी के साथ क्या मतभेद है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। एक राजनीतिक रूप से हम लोग इसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान अपने आप में एक मजबूत कड़ी हैं और पासवान समाज का एक मजबूत चेहरा है, तो उस नाते उनका सम्मान है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वी वर्क फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री एंड द नेशन, एंड दिस इज द टाइम दैट बीजेपी शुड मेक अ मैसिव कमबैक इन बिहार। और हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास गवर्नेंस की टीम है और डबल इंजन सरकार है। पिछले बार तो जदयू भाजपा थी ना, इस बार भाजपा आएगी, क्योंकि जदयू की राजनीति खत्म है। अस्तित्व क्या है जदयू का? अगर नीतीश कुमार जी की राजनीति को आप हटाइए तो जदयू का क्या अस्तित्व है? जदयू में तो आधे से ज़्यादा लोग तो हम लोग से टच में रहते हैं, बोलते हैं कि भैया आपकी पार्टी में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ तो कोई भविष्य दिख नहीं रहा। ये तो उनका हाल है। मुझे कितने लोग मुझे बोले हैं कि भैया हमारा कोई भविष्य नहीं है इस पार्टी में। तो इसीलिए ये है कि मतलब हम लोग बहुत टॉप पे चल रहे हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे पावर में। ये सपना बहुत जल्दी चूर होने वाला है। बिहार में भाजपा सरकार बनाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में, और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आएंगे विथ फुल मेजॉरिटी। आप देख लीजिएगा, अभी 2 साल है ना, 2 साल में देखिएगा चीज़ें कैसे बदलेंगी। बिहार की राजनीतिक में जो है कहा जाता है प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है। वो भी लगातार स्थानीय ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं। क्या उनके साथ में 2025 की रणनीति आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे अलग रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बेसिक बात बोल दूं। प्रशांत किशोर जी जो मुद्दों पे काम कर रहे हैं, मैं भी उन मुद्दों पे बहुत साल से मैं आवाज़ मैंने बुलंद की थी, लेकिन समय का एक खेल होता है। प्रशांत किशोर जी अपनी राजनीतिक
हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो अपना राइज अपना कर रहे हैं अपना, हाँ, जी। बट द इश्यूज विच हैज़ बीन रेजिंग आर वेरी वैलिड फॉर बिहार। ठीक है, कि बिहार जो है मजदूर की फैक्ट्री बन गया है। क्यों बना है भाई? जी। मतलब आपका हमारा बच्चा, आप देखिए कि मैं दिल्ली में हूँ, मूलतः हमारा घर पटना है। आज बिहार कमज़ोर है तब ना हमको दिल्ली आना पड़ा। अगर बिहार कमज़ोर नहीं होता तो हम दिल्ली काहे आते? क्यों इतने सारे लोग दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, चेन्नई जाते हैं बिहार छोड़ के नौकरी करने? क्यों जाते हैं? पुणे जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, अमेरिका यूरोप जाते हैं, क्यों जाते हैं? आखिर क्या है बिहार में जो देश के सबसे प्रसिद्ध इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया को जन्म देता है? सारे IAS IPS बिहार के हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो टॉप लीडरशिप है वो बिहार की है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में बिहार के लोग हैं। आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में आजकल बिहार के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा बहुत सारे बिहारी लॉयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब सारे जगह से जब बिहार के लोग अच्छा करें तो बिहारी क्यों गड़बड़ाया हुआ है? ये तो सारा मूल सवाल हम लोग को पूछना चाहिए ना, कि नेताओं ने पिछले 20 से 25-30 सालों में बिहार के लिए क्या काम किया, और उसमें मेजॉरिटी में तो सामाजिक न्याय के नेतृत्व के लोग थे। क्यों नहीं बिहार विकास किया? तो 2025 में क्या साथ रहेंगे प्रशांत किशोर जी के साथ में, या उनके जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं आप भी सहमति जता रहे हैं, तो देखिए मैं पर्सनली प्रशांत किशोर जी के अगेंस्ट नहीं हूँ। वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उनका काम पसंद है। लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, हमारी नीति, हमारी नीयत और हमारा नेतृत्व, वो सब जो है हमारा नेतृत्व तय करता है पार्टी का। वो मोदी जी तय करते हैं, अमित शाह जी तय करते हैं, और बिहार के हमारे जो शीर्ष नेता लोग हैं, सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, सम्राट चौधरी जी, बाकी लोग तय करते हैं। संगठन तय करेगा कि किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पे हम अपनी बात को रखेंगे और किन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। तो ये बहुत ही स्पष्ट और साफ जो है ये रूप जो है पूरा ये तैयार है, और इसके साथ ही हम लोग अपना काम करेंगे। अभी हाल ही में एक मुद्दा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो केंद्र सरकार UCC का ड्राफ्ट जो है लाने की बात कर रही है। क्या लग रहा है इससे? क्योंकि ये बताया जा रहा है, ओवैसी जो विपक्ष के नेता हैं और तमाम नेता जो बता रहे हैं कि ये मुसलमानों एक वर्ग के खिलाफ जो है इस कानून को लाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं UCC को लेकर? देखिए, अगर इस तरह की बात अगर बोलते हैं ना ओवैसी जी, तो या तो उनकी संविधान की समझदारी कम है, या उनकी उनकी जो राजनीतिक जो उनकी सोच है वो एक समाज तक ही सीमित हो गई है। UCC हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके जो डिटेल्स क्या हैं वो तो सरकार के लोग वर्कआउट करेंगे उसको। ठीक है, लेकिन UCC का जो प्रोविज़न है, जब भारत का संविधान बन रहा था तब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका प्रावधान डाला था कि भारत में UCC बनना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा, क्योंकि देखिए ये जो मेरी एक कानून के छात्र के रूप में जो मेरी समझदारी है, भारत में अनेक प्रकार के धर्म हैं जो अपने आप में एक डिस्टिंक्टिव धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो। UCC क्या कहता है? UCC आपके धर्म को ख़त्म नहीं करता। UCC आपके पूजा पद्धति को ख़त्म नहीं करता। UCC आपके इबादत करने के या पूजा करने के या आपको चर्च जाने के पोजीशन को ख़त्म नहीं करता। UCC बेसिकली आपके पर्सनल लॉस को कोडिफाई करता है। अच्छा। जैसे कि डिवोर्स में, मेंटेनेंस में, एलिमनी में, सक्सेशन में ऐसा कानून बनाओ जो समाज के सभी वर्गों पे यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो। यही UCC का सारा और कुछ नहीं है। लेकिन UCC का जिक्र आप कर रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि सबका अपना पर्सनल लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, विपक्ष का ये आरोप। लेकिन उसकी फिर जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताइए, मैं तो कानून का छात्र भी हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है जो नॉन हिंदूज और नॉन हिंदूज की शादी कराता है। ठीक है, इस्लाम धर्म में निकाह होता है। ठीक है, बाकी धर्मों के अपने अपने ये हैं, लेकिन बेसिक इश्यूज जो हैं वो सभी धर्मों में होते हैं। मेंटेनेंस की, शादी टूट गई तो कितना पैसा मिलना चाहिए, एलिमनी, बच्चे हों तो बच्चों का क्या राइट होगा। ठीक है, अगर आपको जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है, सॉरी हिंदू लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 एयर होते हैं, क्लास 2 एयर होते हैं। ठीक है, वैसे ही मुसलमानों में भी जब प्रॉपर्टी किसी की डेथ होती है, किसी के अब्बा हुजूर की या किन्हीं की, तो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व करेगी,
किस प्रकार से अगले पीढ़ी में जाएगी, किसको कितना कितना शेयर मिलेगा। तो ये सारे अलग अलग कानून हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा कि ऐसे लॉज को फ्रेम करेगा जो हिंदुओं पे भी समान एप्लीकेबल हो, मुस्लिम पे भी हो, क्रिश्चियन पे भी हो, पारसी पे भी हो, जैन पे भी हो, बुद्ध पे भी हो, सिख पे भी हो। यही यूसीसी, एज सिंपल एज दैट। आपसे अब इस संवाद को हम खत्म कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, इन दिनों हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा डिमांड हो रहा है, जहां देखिए चाहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों या फिर तमाम बीजेपी के नेता हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो जायज़ है, और क्यों ज़रूरी है हिंदू राष्ट्र, इस पे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैं इसका बहुत ही संवैधानिक जवाब दूंगा जी। हिंदू राष्ट्र एक कॉन्सेप्ट तो है और एक आइडियोलॉजी है जो इसको स्पाउस करती है। ठीक है, ये बात सत्य है कि भारत में सनातन बहुत मजबूत है और मजबूत होना भी चाहिए, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को साथ लेके चलता है। ठीक है, कानून संविधान से चलता है। तो संविधान ने जो एक जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग संविधान के अनुसार अभी काम करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदू राष्ट्र सहमत हैं कि नहीं? मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरीके से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग, देखिए, शास्त्री जी एक बहुत बड़े साधक हैं, गुरु हैं, उनका एक अपना व्यक्तित्व है, लेकिन भारत की सरकार संविधान से चलती है। ठीक है, और हम लोग संविधान की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा अभी वर्तमान। आपसे एक चाहेंगे, क्योंकि हम अपने एपिसोड के अंत में हम चाहते हैं कि बिहार की सड़क यात्रा जब हम शुरू कर रहे हैं तो तमाम नेताओं से जब हम मिलते हैं तो उनका एक आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश जो बिहार के लिए हो, बिहार के युवाओं के लिए हो, 2025 चुनाव के लिए हो, कुछ कहना चाहें तो हम। मेरा बस एक ही संदेश है, मेरे बिहार के लोग को बहुत सारा प्यार, मेरे घर के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब बिहार में विकास की गंगा को बहाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 2025 में भाजपा को जिताने का काम करें और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करें। अब बिहार में 2025 में आपको देख पाएंगे? नहीं, मैं अभी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह ही काम करूँगा, मैं इसी में खुश हूँ अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सड़क यात्रा में हम संवाद कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर खुलकर हमारे साथ में आदित्य जी ने बात किया, और जिस तरीके से चाहे यूसीसी की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, बिहार में जिस तरीके से राजनीति परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी बिहार सरकार पर आरोप लग रहे हैं, उन सब पर हमने खुलकर बात की। और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिनव सिंह, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।